बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 चंडीगढ़ से शिमला तक। चंडीगढ़ शिमला आप जानते हैं क्या है? पर्यटन स्थल हैं। उन्हीं के बारे में कवि ने, आपके लेखक ने बताया है। देखते हैं क्या है। जनवरी मास का अंतिम सप्ताह था। शीत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। गुरु गोविंद सिंह ने नैनिहालों की बलिदान स्थली फतेहगढ़ से हम लोग मोटर द्वारा स्थापित की नवीन शैलियों पर निर्मित पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पहुँचे। देश के विभाजन के बाद बने इस नगर का अपना अनूठा आकर्षण है। यहाँ पहुँचने पर लगता है जैसे हम भारत के नहीं वरन पश्चिम के किसी कलात्मक व स्वच्छ शहर में पहुँच गए हों। कहाँ पहुँच गए हैं वो? पंजाब। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, करीने से निर्मित भव्य भवन तथा हजारों की संख्या में अशोक, अमतलास, कचनार और गुलमोहर के हरितिमा का आवरण ओढ़े यानी वृक्षों के लिए वृक्ष यात्रियों के मन प्राणों पर अमिट छाप अंकित कर देने की क्षमता रखते हैं। यह नगर ला काबूर्जे तथा मैक्सवेल जैसे विश्वविख्यात कलाकारों की देन है। स्थापत्य के इन दोनों विशेषज्ञों ने अनेक नगर निर्मित करवाए थे, किंतु चंडीगढ़ के निर्माण में उन्होंने अपने अनूठे स्वप्नों को साकार कर दिखाया। उनके सौंदर्य के करिश्मे पर भी मोहित होकर पंजाब तथा हरियाणा के लाखों इंसानों की ललचाई हुई निगाहें इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आतुर हो उठी। राजनीतिक वातावरण दूषित हो गया। हड़ताल व अनशनों के दौर शुरू हुए। दोनों राज्यों की जनता के बीच तनातनी उत्पन्न हो गई, जो अभी तक चल रही है। फिलहाल चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी है। कुछ वर्षों से चंडीगढ़ का रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। स्वर्गीय नेहरू ने इस नगर के निर्माण में विशेष रुचि ली है। यहाँ पर निर्मित सेक्रेटेरिएट, हाईकोर्ट व अनेक सरकारी कार्यालयों के भवन आधुनिक वास्तुकला के शानदार उदाहरण है। भवनों का निर्माण कुछ इस ढंग से किया गया है कि जाड़े के दिनों में खूब धूप व रोशनी मिल सके और गर्मी तथा बरसात के मौसम में लू व वर्षा की बौछार से बचाव भी हो सके। खान पान के हिसाब से चंडीगढ़ उत्तर भारत का शायद सबसे सस्ता नगर है। दूध दही, होटल में भोजन, ठेलों पर छोले भटूरे, हलवा पूड़ी, चाट आदि अपेक्षाकृत सस्ते भाव पर उपलब्ध होते हैं। फैशन के क्षेत्र में भी यह नगर बहुत आगे निकलता जा रहा है। कौन सा? चंडीगढ़। नगर से थोड़ी दूर सुखना झील पर एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है। रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में यहाँ खूब रौनक होती है। नगर के लगभग प्रत्येक भाग से शिवालिक पहाड़ियाँ अपने संपूर्ण शोभा लिए दिखाई पड़ती हैं। चंडीगढ़ में सैलानियों के आकर्षण का एक और केंद्र है रॉक गार्डन। आमतौर पर लोग उसे राज गार्डन कहकर पुकारते हैं। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध झील से सचिवालय को जाने वाले रास्ते पर स्थित है। इसके निर्माता ने इसे बड़े ही गुप्त रूप से बनवाया है। चंडीगढ़ में जब यह बन रहा था तब किसी को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कुछ ही वर्षों बाद अपने ढंग से गार्डन निर्मित हो जाएगा। बेकार का कूड़ा कचरा समझी जाने वाली वस्तुओं को किस तरह सुंदर ढंग से उपयोग किया जा सकता है, इसका प्रमाण इसके निर्माता ने दिया है। टेढ़े मेढ़े घड़ पत्थर व ईंटों के टुकड़े, पुराने कनस्तर व टूटी क्रॉकरी, टीन के बेकार डिब्बों और बेकार बड़ी बोतलों और शीशियों, बिजली के बेकार बल्बों, बेकार चीज़ें, पेड़ों की शाखाएं, पत्तियां, जानवरों की खालें तथा बेकार पड़े संगीत के यंत्रों को इस प्रकार सजा कर रंग रोगन से पोत कर इस ढंग से फिट करके रखा गया है कि ये सब बेकार वस्तुएं सजावट का सामान बन गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इस गार्डन में घास के 2 लॉन, 2 छोटे छोटे तालाब, कुआं आदि हैं। यह पाषाण उद्यान पुरानेपन व नएपन, प्राकृतिक व कृत्रिम के मिश्रण का एक सुंदर उदाहरण है। अनुपयोगी वस्तुओं का इस प्रकार का कुशल उपयोग निरार कर उसके निर्माता की कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति एवं लगन की भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ती है। इस पाषाण उद्यान के निर्माता श्री नेकराम का झोपड़ी नुमा निवास स्थान भी इसी में है। श्री नेकराम इस गार्डन को अपना राज्य कहते हैं और स्वयं को इसका सम्राट। वे अभी इसके निखार में लगे हुए हैं और उन्हें आशा है कि कुछ वर्षों बाद वे इसकी और अधिक शोभा वृद्धि कर लेंगे। चंडीगढ़ देखने के बाद रेल द्वारा हम लोग 39 किलोमीटर दूरी पर स्थित मनोरम नगरी कालका पहुँचे। चंडीगढ़ का कालका उत्तर पश्चिम हिमालय की श्रेणी शिवालिक में समुद्र तल से 2400 फुट की ऊंचाई पर बसी यह रमणीक नगरी बड़ी लाइन का अंतिम स्टेशन है और यहाँ से शिमला के लिए छोटी लाइन शुरू होती है। कालका की स्वच्छता तथा मनोहारी का प्राकृतिक सौंदर्य निहार कर निसंकोच नगरी को एक हिल स्टेशन स्वीकार करना पड़ता है। सुंदर पहाड़ी की पृष्ठभूमि लिए हुए यहाँ का मुख्य बाजार चौड़ा, सीधा व चित्ताकर्षक है। पावस ऋतु में तो यहाँ की स्वच्छता आंखों के समाई रहती है। कीचड़ का नाम तक कहीं नहीं होता, वरन वर्षा की तीव्र बौछारों से यहाँ का बाजार तथा सकरी गलियाँ भी एकदम चमचमाने लगती हैं।
बड़े बड़े नगरों के कोलाहल से दूर यहाँ के शांत वातावरण में पहुंचकर व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों और परेशानियों को भूलकर एक अद्भुत प्रकार के सुख की अनुभूति करता है। समुद्र से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश की मनोरम नगरी कसौली यहाँ से दृष्टिगोचर होती है। कालका से कसौली तक का पैदल मार्ग केवल 800 मील है। आगे कालका में अपने एक मित्र के सुझाव पर हम 2-3 मील की दूरी पर घग्गर नदी की सहायक नदियों कौशल्या और झज्जर के संगम पर स्थित प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी पंजोर देखने गए। कहा जाता है कि पंजोर तथा उसके आसपास का क्षेत्र ही महाभारत कालीन विराट नगर था और महाराजा बसंत यहाँ के ही शासक थे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का वर्ष यहीं पर व्यतीत किया था। पांडवों के निवास की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस स्थान का नाम पंचपुर पड़ा, जो समयातन में पंजोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 1254 ईस्वी में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर यहाँ के प्राचीन अवशेषों की क्षति पहुँचाई। मुगल सम्राट औरंगजेब के निकट के रिश्तेदार फिदाय खां की जागीर में पंजोर भी सम्मिलित था। उसने इस स्थान की प्राकृतिक छटा देखकर यहाँ पर मनोरम उद्यान बनवाए। पंजोर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में हमारी प्राचीन संस्कृति व कला के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ से भारतीय शिल्पकला के कतिपय अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन पर संस्कृत के श्लोक अंकित हैं। पंजोर प्राकृतिक सरोवरों कुंडों की नगरी है। यहाँ का प्रसिद्ध कुंड द्रौपदी की नहानी अर्थात द्रौपदी कुंड है। प्रचलित की दंती के अनुसार पांडवों की पत्नी द्रौपदी इस कुंड में स्नान करती थी। धारणा है कि इस कुंड का जलपान करने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है तथा स्नान से चर्म रोग दूर होते हैं। कुंड वास्तव में गुनगुने पानी का चश्मा है, जिसके जल में स्वास्थ्यवर्धक खनिज पदार्थों का मिश्रण रहता है। सरोवर को देखने के बाद हमने मुगल शासक फिदाय खां द्वारा निर्मित उद्यानों में प्रवेश किया। सुरक्षा हेतु इन उद्यानों को चारों ओर से विशाल दीवारों से घेरा हुआ है। नाना प्रकार के फलदायक वृक्षों, रसवंती लताओं तथा मनोरम वीथिकाओं के सुहावने दृश्य देखकर हृदय झूम उठता है। उद्यान 4 भागों में विभाजित है। सुंदर फव्वारों से सुसज्जित 7-8 फुट चौड़ी नहर इन चारों मंजिलों में से गुजरती है। गणमान्य व्यक्तियों के ठहरने के लिए उच्च कोटि के फर्नीचर से सुसज्जित कक्ष यहाँ बने हुए हैं। उद्यानों के जलाशय के मध्य एक सुंदर विनोद कक्ष भी निर्मित है। देश के अन्य भागों में मुगल शासकों द्वारा निर्मित कई उद्यान हैं, किंतु पंजोर के मुख्य उद्यानों का अपना एक महत्व है और दर्शकों के हृदय पर उनकी अमिट छाप बरबस ही अंकित हो जाती है। पंजोर की चित्रकला देखने योग्य है। वहाँ गोल गुंबद वाला एक भव्य गुरुद्वारा है। कहा जाता है कि इसे रियासत पटियाला के महाराज करम सिंह ने बनवाया था। इस गुरुद्वारे के समीप एक ऊंचे चबूतरे पर बना एक छोटा सा प्राचीन शिवालय है। इसकी वास्तुकला कला प्रेमी तथा दर्शकों को अपनी ओर खींच लेने की क्षमता रखती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व बने इस शिव मंदिर के पीछे वाले भाग में इसके निर्माता श्री फूलमत की समाधि है। मंदिर में 7 दरवाजे हैं, पर वे सब क्या है बंद हैं। केवल प्रवेश द्वार खुला है। बाहर से देखने के लिए यह शिवालय साधारण सा लगता है, किंतु इसकी दीवारों पर की गई चित्रकला को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। इसमें शिवलिंग तथा अनेक सुंदर प्रतिमाएं दृष्टव्य हैं। प्रवेश द्वार के अंदर की और दीवार पर हरिहर का भव्य चित्र है। हरि विष्णु का रूप तथा हर शिव का रूप है। दोनों देवताओं के मुख तो अलग अलग हैं, पर शरीर एक है। आकृति के 4 हाथ हैं। विष्णु की अर्ध आकृति वाले हाथ में कमल व गदा है। शिव के हाथ में खोपड़ी और रस्सी है। वीणु की लक्ष्मी और शिव की पार्वती दोनों देवताओं को विष्णु ही की है वो लक्ष्मी एक ही शरीर में देखकर चकित हो रही हैं। द्वार के दाहिने और स्वर्ग के देवता इंद्र व कुबेर के चित्र हैं। दोनों देव हाथ जोड़कर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। पास ही शिव भक्तों की आकृतियां हैं। ये शिव भक्त ढोल मृदंग से कीर्तन कर रहे हैं। एक अन्य चित्र में शिव परिवार को कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में भगवान शिव से वरदान पाकर बाणासुर 3 लोगों का राजा बना दर्शाया गया है। एक चित्र में शिव पार्वती के विवाह का, एक दृश्य में बाणासुर की पुत्री उषा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के वियोग में तड़पती हुई दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायी का है, परंतु इसमें सिख गुरुओं को भी पूरे आदर के साथ दिखाया गया है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु गोविंद सिंह के चित्र मन पर अपनी छाप अंकित कर देते हैं। इतिहास का साक्षी है। मुल्तान का शासक
शमशुद्दीन अल्तमश पंजोर का मोहक प्राकृतिक वातावरण तथा वहाँ निर्मित धार्मिक स्थान देखकर उतावला उठा। वह किसी भी तरह सिरमौर के शासकों से इसे छीन लेना चाहता था। आखिर उसने इस पावन नगरी पर जबरदस्त आक्रमण करके यहाँ के अनेक भव्य मंदिरों को खंडित करवा दिया। वाक़ियात-ए नासिरी में लिखा है कि नासिरुद्दीन ने पंजोर पर हमला करके वहाँ की कला को बहुत क्षति पहुँचाई, नुकसान किया। पंजोर से शाम को हम पुनः कालका लौट कर आए। रात वहाँ बिताने के बाद अगले दिन रेल द्वारा शिमला के लिए प्रस्थान किया। यद्यपि सड़क यात्रा की अपेक्षा रेल यात्रा में समय अधिक लगता है, लेकिन रेल यात्रा बड़ी सुखद तथा मन लुभावनी होती है। नैरो गेज लाइन पर 4-6 छोटे डिब्बे की रेल किसी नागिन की तरह मस्त से रेंगती हुई बड़ी अच्छी लगती है। रास्ते में पहाड़ों को काट काट कर बनाए गए 50 टनल आपका स्वागत करते हैं। रेल चलने की गति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3-4 बार हम मित्रों ने किसी मोड़ पर चलती गाड़ी के छोड़ दिया और पगडंडी के रास्ते ऊपर की पहाड़ी पर दिखाई पड़ रहे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। रेल पहाड़ी पर मोड़ काटती हुई 2-3 मिनट बाद ही पहुंची और हम पुनः उसमें बैठ गए। चलती रेल के चारों ओर की सौंदर्य छटा देखकर मन पुलकित हो रहा था और जब शिमला के स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो चारों ओर का वातावरण देखकर मन झूम रहा था। रात एक होटल में व्यतीत की। अगली सुबह जब माल रोड पर आए तो कुछ बच्चों और किशोरों को बर्फ़ पर खेलते देखा। आज के जीवन की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के महंगे सस्ते होटल, कॉफ़ी हाउस, नाचघर, सिनेमा व क्लब। यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल तथा टेनिस आदि खेलने की सुंदरता व्यवस्था है। घुड़सवारी के शौकीनों के लिए घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो शिमला हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिखाई देता है। जब यहाँ पर क्या पंजाबी, क्या मद्रासी, क्या गुजराती, क्या बंगाली, सभी तरह के लोग एक दूसरे के साथ घूमते नजर आते हैं। दोपहर को जब हम जाखू मंदिर के दर्शन करने गए, शिमला आने वाले धार्मिक वृत्ति के लोग इस मंदिर में मस्तक नवाना नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचलित कथा के अनुसार जब महावीर हनुमान लक्ष्मण जी के लिए हिमालय से संजीवनी लेकर लौट रहे थे तो कुछ देर के लिए उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था। मंदिर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बंदर दिखाई पड़ते हैं। श्रद्धालु भक्त उन्हें हनुमान जी की सेना मानकर चने आदि खाने को देते हैं। समुद्र से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान सैलानियों के रोमानी मन को व्याकुल किए बिना नहीं रहता। यहाँ से चारों ओर की बहार देखते ही बनती है। पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियाँ, हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी, और सब और बिखरी पड़ी नैसर्गिक सौंदर्यता की अपार राशि को निहार कर हम स्वयं को किसी स्वप्न लोक में पा रहे थे। लगता था मानो प्रत्येक वस्तु अपना वास्तविक रूप तक कर श्वेत हिमकरणों के समा जाने के लिए बेकरार हो उठी है। एकांत जिनको प्रिय है और प्रकृति के जो उपासक हैं उनके लिए एक उपयुक्त स्थान है। लगभग 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक छटा तथा स्वास्थ्यवर्धक जलवायु से समृद्ध शिमला नगर की गणना भारत के प्रथम श्रेणी के हिल स्टेशनों में की जाती है। अंग्रेजी शासनकाल में लंबे समय तक यह नगर शासक की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। कहा जाता है कि सन 1815-16 में अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद शिमला को स्वास्थ्यप्रद स्थान समझकर नेपाल के महाराजा से ले लिया। 19वीं सदी के तीसरे दशक तक यहाँ अनेक सरकारी कार्यालय बन गए थे तथा लोगों ने अपने घर निर्मित करवा लिए थे। सन 1864 ईस्वी में गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस के काल में यह नगर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। शिमला में अनेक स्थान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। गोल्फ के शौकीनों के लिए एक विशाल मैदान है। रिज के 1 मील नीचे घुड़दौड़ का मैदान है। यहाँ का मुख्य बाजार माल रोड रिज पर स्थित है। यहाँ प्राय सैलानियों की चहल पहल रहती है। शिमला नगर से थोड़ी दूर पर घने जंगलों में चेल नामक दर्शनीय स्थान है। आखेट शौकीन यहाँ आते हैं। महाराजा पटियाला प्राय कई दिनों तक यहाँ निवास करते थे। यहाँ से पर्वतों के नीचे प्रवाहित सतलुज नदी का दृश्य बड़ा सुखद प्रतीत होता है। यहाँ रात के समय कसौली तथा शिमला नगर की जगमगाती बत्तियाँ इस प्रकार दृष्टिगोचर होती हैं मानो आकाश में सहस्रों सितारों जगमगा रहे हों। पश्चिमी सभ्यता में रंगे इस नगर ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गांधी इरविन समझौते के समय गांधी जी, कस्तूरबा जी, सरदार पटेल, सीमांत गांधी, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय यहाँ पधारे थे। शिमला की गोलमेज कॉन्फ्रेंस का अपना महत्व है। भारत विभाजन के संबंध में भी नेताओं की वार्ताएं इसी नगर में हुई थीं। सन 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बनर्जी भुट्टो के मध्य शिमला समझौता भी यहीं संपन्न हुआ था। तो ये थी
लेखक की चंडीगढ़ से शिमला तक की यात्रा। बच्चों, पाठ को एक बार फिर पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।